जादुई फ्रॉक का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली पलक नाम की एक अनाथ भिखारिन लड़की की है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो गांव के मंदिर में रहा करती थी। और वो दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग काला था। इस वजह से गांव के सभी लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर वो अपना पेट भरती थी। इसी तरह पलक की जिंदगी कट रही थी। लेकिन मंदिर के पुजारी को उसका मंदिर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन मंदिर का पुजारी पलक से बोला, ए लड़की, तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों पुजारी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी वजह से मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। सभी तुम्हारे बदसूरत रूप को देखकर मंदिर में कदम नहीं रखते। निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम यहाँ से चली जाओगी तभी पैसे वाले लोग यहाँ महंगे महंगे चढ़ावा चढ़ाने आएंगे। इतना कहकर पुजारी ने पलक को धक्का मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। पलक दुखी होकर अपनी फटी पुरानी पोटली लेकर गांव से काफी दूर निकल गई। धूप बहुत तेज थी। वो चलते चलते काफी थक गई और उसे प्यास भी लग रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब दिखाई दिया। वो पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंची। उसने जल्दी से पानी पिया और वहीं तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भगवान जी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और न ही मेरा इस दुनिया में कोई अपना है। ये कहते हुए पलक रोने लगी। फिर वो रोते रोते तालाब के किनारे वहीं पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया और वो थी परियों की दुनिया। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? बेटी, घबराओ मत, तुम सुरक्षित स्थान पर हो। तुम जितने दिन चाहो हमारे परीलोक में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। परी जी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। तुम उस गांव में जाना चाहती हो जहाँ सभी गांव वाले तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा बचपन वहीं पर गुजरा है। मेरी कई बचपन की यादें उस गांव से जुड़ी हैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव वापस छोड़ाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। ये कहते हुए परी पलक को परीलोक में बने जादुई बगीचे में ले गई। वहाँ अपनी सितारा छड़ी से एक जादुई पेड़ प्रकट किया, जिस पर सुंदर सुंदर डिजाइनदार फ्रॉक लटके हुए थे। परी ने पलक को एक सुंदर सा फ्रॉक देते हुए कहा, ये एक जादुई फ्रॉक है जिसे पहनकर तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी। तुम इस फ्रॉक की मदद से अपने साथ साथ दूसरे जरूरतमंद लोगों की भी मदद कर पाओगी। तुम जल्दी से इस फ्रॉक को पहन लो, पर याद रखना, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। पलक ने खुश होकर जल्दी से फ्रॉक पहना। फ्रॉक के पहनते ही पलक का चेहरा सोने की तरह चमकने लगा। वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। पलक ने परी का धन्यवाद किया। फिर परी ने पलक को आंखें बंद करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया जहां वो सोई थी। पलक जब गांव पहुंची तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। सभी गांव वाले उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगे। पलक को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये देख पलक मन ही मन कहने लगी, लगता है इस जादुई फ्रॉक की वजह से लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर मैं लोगों को सच्चाई बता दूंगी तो सभी गांव वाले मुझसे पहले जैसा बुरा बर्ताव करेंगे। अच्छा यही होगा कि मैं इन्हें सच्चाई नहीं बताऊं। पलक गांव वालों को अपनी सच्चाई नहीं बताती। फिर वो गांव वालों से बोली, मैं इस गांव में नहीं हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने की कोई जगह मिलेगी? पलक की बात सुनकर सभी गांव वाले पलक को अपने घर ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। सब चाह रहे थे कि पलक उनके घर पर रहे। गांव वाले पलक को बहुत आदर और सम्मान देते हैं। तभी पलक को पता चला कि जमींदार के घर में आग लग गई है। ये सुनकर पलक फौरन जमींदार धनीराम के पास पहुंची। जमींदार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था।
ये देख पलक ने जादुई फ्रॉक की मदद से जमींदार को ढेर सारे पैसे दिए। ये लीजिए, इससे आपकी मदद हो जाएगी। जमींदार ने पलक का धन्यवाद किया। जब पलक भिखारिन थी तब जमींदार ने भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन पलक ने इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की। इसी तरह एक दिन मंदिर के पुजारी बहुत बीमार पड़ गए। पलक ने जादुई फ्रॉक की मदद से उनका इलाज करवाने में उनकी मदद की। इसी तरह पलक गांव के कई जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। जो पहले लोग उसके साथ गलत व्यवहार किया करते थे, वो उनकी भी मदद करने लगी, और ये सब वो जादुई फ्रॉक की मदद से हो पा रहा था। गांव के सभी लोग पलक की तारीफ करने लगे। उसी गांव में रहने वाले मुखिया सुशांत सिंह का बेटा सत्या ने जब पूरे गांव में पलक की इतनी तारीफ सुनी तो वो पलक से मिलने के लिए इच्छुक हुआ। जब उसने पलक को देखा तो वो उसकी सादगी और लोगों की मदद करने का व्यवहार देखकर बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बोला, लगता है मेरी तलाश अब खत्म हुई। पलक में वो सारे गुण हैं जैसा मैं चाहता था। मैं इसी से शादी करूंगा। फिर कुछ दिनों तक सत्या पलक से मुलाकात करने लगा और वो दोनों धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन सत्या ने अपने दिल की बात बताते हुए पलक से कहा, पलक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सत्य की बात सुनकर पलक काफी हैरान हो गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव के मुखिया का बेटा उससे शादी करना चाहता है। फिर वो बोली, माफ कीजिए, पर मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। पर क्यों पलक? बताओ मुझे, क्या कोई परेशानी है? सत्य जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि सच्चाई जानने के बाद आप मुझसे शादी नहीं करोगे। तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो, मैं कुछ समझा नहीं। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। इतना कहकर पलक ने कमरे में जाकर जादुई फ्रॉक बदलकर अपने साधारण कपड़े पहनकर बाहर आई और बोली, सत्य जी, मैं असल में भिखारिन पलक हूँ। मैं इस जादुई फ्रॉक की वजह से खूबसूरत दिख रही थी और आज तक मैंने जितने लोगों की सहायता की इस जादुई फ्रॉक की मदद से कर पाई हूँ। ये कहते हुए पलक ने सत्या को सारी सच्चाई बताई। सच सुनने के बाद क्या अब भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा। कोई बात नहीं, मुझे ये जानकर दुख नहीं होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जादुई फ्रॉक मिलने के बाद तुमने कितने लोगों की मदद की है। जो लोग तुम्हें भला बुरा कहते थे, तुमने उन लोगों की भी मदद की। तुम जैसी सच्ची और अच्छी लड़की से कौन शादी करना नहीं चाहेगा? सत्य की बात सुन पलक के आंखों में आंसू आ गए। इधर जब गांव वालों को ये बात मालूम पड़ी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी गांव वालों ने बुरे बर्ताव के लिए पलक से माफी मांगी और कुछ दिनों बाद सत्या ने पलक के साथ पूरे रस्मों रिवाज के साथ बड़ी ही धूमधाम से शादी की और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। परी का जादुई लहंगा और सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम के एक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी एक अनाथ लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, परंतु वो अपने नाम के भांति हमेशा खुश रहती थी और वो बहुत ही चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। वो जहाँ भी जाती लोगों को खुश कर दिया करती थी। सभी खुशी को बहुत प्यार करते थे। कैसी हो अम्मा? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ठीक हूँ बेटी, क्या लाई है तू? हमेशा की तरह जंगलों से फल तोड़कर लाई होगी मेरे लिए। तुझे पता है ना, मुझे डॉक्टर ने फल खाने के लिए बोला है। तू सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे बेटी। अम्मा, बाबा नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं? तेरे बाबा जरा टहलने गए हैं। आजा, तेरे को कुछ खिलाती हूँ। फिर कभी अम्मा, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, महल जा रही हूँ। महारानी ने मुझे लहंगा सिलने के लिए दिया था, अब वो सिल गया है। इतना बोलकर खुशी महल चली जाती है। महारानी लहंगा देखकर बोलती है, अरे वाह खुशी, तूने तो बहुत ही अच्छा लहंगा सिला है। पूरे गांव में मुझे बस तेरे ही हाथ का सिला हुआ लहंगा पसंद आता है, वरना तो कोई टाइट फिटिंग कर देता है तो कोई ढीला ही छोड़ देता है। ये तो आप लोगों का ही आशीर्वाद है महारानी जी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ।
मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे महारानी मत बोला कर। तू मुझे काकी क्यों नहीं कहती है? मैं तो तुझे अपनी समझती हूँ, क्या तू मुझे अपना नहीं समझती है? काकी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझ अनाथ लड़की को इतना प्यार करती हो। कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं अनाथ हूँ। पूरा गांव मुझे इतना प्यार करता है। खबरदार खुशी की बच्ची, जो कभी अपने आप को अनाथ कहा तो। हम सब है तो तेरे साथ। कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो हमें बेझिझक बता दिया कर, बिल्कुल भी संकोच मत किया कर। अब इतने दिनों से तू हमारे लिए लहंगे सिल रही है, लेकिन आज तक तूने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मैं तुझसे कितनी बार जबरदस्ती करती हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझसे पता नहीं क्यों पैसे नहीं लेती। महारानी, पैसे लेकर मैं क्या करूँगी? गांव में कहीं भी जाओ कोई भी मुझे खाना खिला देता है, और घर में सोने के लिए बिस्तर तो है ही। मुझे भला क्या जरूरत पैसों की। हाँ हाँ, बातें बनवा लो तुझसे। अच्छा सुन, ये कुछ फल फ्रूट है, इन्हें अपने साथ लेती जा। ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद खुशी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में एक चाय की टपरी से एक औरत खुशी को आवाज लगाती है। अरे ओ खुशी बिटिया, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था, जरा बतिया तो लो। मेरे लिए फोन? आती हूँ काकी। खुशी चाय की टपरी पर जाकर बोलती है। हेलो, कौन हो आप और मुझे कैसे जानते हो? अरे खुशी, तुम मुझे भूल गई? मैं बोल रहा हूँ आदित्य। अरे आदित्य, तुम कैसे हो और गांव कब आ रहे हो? कितने साल हो गए तुम गांव नहीं आए। जब तुम्हारी छुट्टियां पड़ती है तब तो आ जाया करो। अरे खुशी, अब तुम चिंता मत करो। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ आ रहा हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने महारानी जी को ये बात बताई? अभी तक तो नहीं बताई। मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा चलो, अब मैं रखता हूँ। आज शाम की मेरी फ्लाइट है, कल मैं गाँव आ जाऊँगा। इतना कहकर आदित्य फोन रख देता है। आदित्य महारानी का बेटा था जो पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ था। आदित्य और खुशी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य के गांव आने की बात सुनकर खुशी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, काकी, आपको पता है आदित्य गांव आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ठीक है, जा आराम से जाइयो। खुशी बहुत खुश होकर चली जाती है और अगले दिन होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन आदित्य महल पहुंच चुका था। खुशी बहुत खुश होकर महल जाती है और महारानी से मिलती है। महारानी जी, आदित्य कहाँ है? आदित्य मेरी सहेली के घर गया है। अच्छा मेरी बात सुनना, आदित्य के आने की खुशी में मैंने शानदार पार्टी रखी है, तो तू जरा तैयारियां करवा दे। उस पार्टी में मैं आदित्य और मेरी सहेली की बेटी वामिका की शादी का ऐलान करूंगी। महारानी की ये बात सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच में महारानी जी? क्या आदित्य शादी के लिए तैयार है? अरे वो मेरा बेटा है, कैसे नहीं होगा शादी के लिए तैयार। वो मेरी कोई बात नहीं टालता और इस बार भी वो मेरी बात जरूर मानेगा। ये सब सुनकर खुशी का दिल बैठ जाता है और वो बिना कुछ काम किए तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर वापस अपने घर आ जाती है। भगवान, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? आपको तो पता है मैं आदित्य से कितना प्यार करती हूँ। अगर आज ये रिश्ता हो गया तो हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और हमारा प्यार अधूरा ही रह जाएगा। मुझे लगता है शायद आदित्य को भी वामिका पसंद है, तभी तो वो आने के बाद मुझसे मिलने की बजाय पहले वामिका के पास गया। खुशी खूब रो रही थी। रोते रोते उसको नींद आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। खुशी, खुशी दरवाजा खोलो, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे, ये तो आदित्य की आवाज है। उसके बाद खुशी दरवाजा खोलती है। तब आदित्य उससे कहता है, कमाल है खुशी, मुझे लगा तुम महल में मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम आज शाम की पार्टी में शामिल नहीं होगी? पार्टी शुरू होने वाली है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मेरी तबीयत खराब है आदित्य, इसलिए मैं आज की पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। फिर खुशी आदित्य को अंदर लेकर जाती है। फिर आदित्य कहता है, क्या बात है खुशी, कोई बात हो तो बताओ, मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो आदित्य कि तुम्हें कुछ नहीं पता?
अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ कि तुम वामिका से शादी करने वाले हो। फिर क्यों आए हो मेरे पास? मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो? तुम कैसी बातें कर रही हो खुशी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी वामिका से होने वाली है? अच्छा, तभी मुझे माँ ने जबरदस्ती आते ही वामिका के घर भेज दिया था। हाँ आदित्य, और आज शाम को महारानी तुम्हारी और वामिका की शादी का ऐलान पूरे गांव के सामने कर देंगी। तुम दुखी मत हो खुशी, कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं गाँव आया हूँ। मैं तुम्ही से शादी करूँगा और ये मेरा वादा है तुमसे। आज तुम पार्टी में जरूर आना। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। जब ये बात महारानी को पता चलती है तो वो खुशी के घर आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। बहुत अच्छा चाल चली हो तुम खुशी। एक तरफ मैंने तुम्हें बेटी की तरफ प्यार दिया और तुमने मुझसे मेरा ही बेटा छीन लिया। अरे गरीब नीच लड़की, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझ जैसे लोगों के साथ हमदर्दी बेशक रख सकती हूँ, परंतु अपने घर के भोग कभी नहीं बना सकती। तेरी औकात ही क्या है जो तू हमारी बराबरी करने चली है? आपको कुछ गलत फहमी हुई है काकी। काकी नहीं, महारानी बोल मुझे। तू सिर्फ मेरी एक नौकरानी है। आजकल तो नौकर भी वफादार होते हैं, लेकिन तूने तो मेरे पीठ पीछे ही खंजर मार दिया। अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा, समझी तू? इतना बोलकर महारानी वहाँ से चली जाती है और इधर खुशी को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है। तूने वाकई बहुत गलत किया है खुशी। तुझे एक माँ को ऐसे नहीं सताना चाहिए। एक माँ को पूरा हक है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच सकती है। तू बहुत बुरी है खुशी, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना सोचकर खुशी कुएं के पास चली जाती है और कुएं में कूदने लगती है। तभी कुएं के अंदर से एक परी निकलती है और वो खुशी से कहती है, रुक जाओ लड़की, इस तरह अपनी जान देने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है। वो ईश्वर का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफा होता है। तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह क्या है, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी समस्या हल करूंगी। उसके बाद खुशी परी को सारी बातें बताती है। आप ही बताइए परी जी, मैं क्या करूं? मैं महारानी जी का दिल दुखाकर उनके घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मुझे उनसे प्यार चाहिए और मैं आदित्य के बिना भी नहीं जी सकती। आदित्य की माँ को तुमसे इस बात की तकलीफ है कि तुम गरीब हो। तुम चिंता मत करो। ये लो, ये जादुई लहंगा है और इसके साथ ये जादुई सैंडल है। इस लहंगे को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और इस सैंडल के जादू से तुम्हारे प्रति महारानी के मन में जितनी भी घृणा है सब खत्म हो जाएगी और तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओगी। खुशी उस जादुई लहंगे और सैंडल को घर आकर खुशी खुशी पहन लेती है। लहंगा पहनते ही खुशी बेहद खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद वो सैंडल पहनकर महल में जाती है। उसे महल में देखकर महारानी गुस्से से लाल पीली होते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे इतना जलील करने के बाद भी तुम यहाँ आई हो? तभी खुशी मन ही मन जादुई सैंडल को जादू दिखाने के लिए कहती है। फिर एकदम से महारानी कहती है, अरे बेटी, तुम आ गई? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी और आदित्य की शादी से कोई ऐतराज नहीं है। चलो मैं सबके सामने इस बात का ऐलान करती हूँ। उसके बाद महारानी सबके सामने आदित्य और खुशी की शादी का ऐलान कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार परी के दिए हुए जादुई लहंगे और सैंडल की वजह से खुशी को उसकी खुशियाँ मिल जाती है और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।